गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत भाग 3 का पाठ 1 ध्वनि नामक कविता का अध्ययन करेंगे। पहले पाठ का नाम है ध्वनि, जो कि एक कविता है। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़, और इस ध्वनि नामक कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ध्वनि नामक कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस कविता को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा निराला जी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर कविता शुरू करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के मिदनापुर नामक जिले में 21 फरवरी सन 1896 ईस्वी को हुआ था। ये हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों जैसे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा में से एक माने जाते हैं। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से निराला जी का भी एक स्थान है। ये छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने कई कहानियाँ, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, किंतु इनकी ख्याति मतलब कि प्रसिद्धि, इनकी प्रसिद्धि विशेष रूप से कविता में हुई या कविता के क्षेत्र में हुई। निराला जी की प्रारंभिक शिक्षा बांग्ला माध्यम से शुरू हुई। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद घर पर ही संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन किया। ये हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में निपुण थे और श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर से विशेष रूप से प्रभावित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे परिमल, अनामिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते इत्यादि कविताओं की इन्होंने रचना की है। 15 अक्टूबर सन 1961 को निराला जी इस लोक से अलविदा कह गए, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु प्रयाग में हुई थी। ये थोड़ा सा रहा निराला जी के जीवन के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर कविता की तरफ। पहले एक बार हम इस पूरी कविता को पढ़ देते हैं ताकि इसका उच्चारण क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर उसका हम लोग अर्थ या उसका व्याख्या समझेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कह रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। मृदुल मतलब कोमल, वसंत मतलब कि जो कि ऋतुएं होती हैं, उन्हीं ऋतुओं में एक ऋतु वसंत ऋतु है, जो कि बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध ऋतु है। वसंत ऋतु के आगमन की बात इसमें कही गई है। अगली पंक्ति है, हरे हरे ये पात डालियाँ
कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। ये कविता है। अब इसका हम लोग भाव जान लेते हैं कि कवि क्या कहते हैं इस कविता के माध्यम से। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। इस कविता में कवि यह बताना चाहते हैं कि अभी हमारा अंत नहीं होने वाला है, अभी अभी मतलब कि तुरंत ही मेरे मन में अभी वसंत ऋतु का आगमन हुआ है। यानी कि कवि यह बता रहे हैं कि मनुष्य के हृदय में वसंत रूपी उत्साह के आगमन की चर्चा की है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि जीवन रूपी वन में आशा और उत्साह का आगमन हुआ है। जीवन रूपी वन में आशा और उत्साह का आगमन हुआ है, इसलिए इतनी जल्दी अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। कवि यह बताना चाह रहे हैं कि हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। कवि कह रहे हैं कि हरे हरे यह पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। यानी कि कवि कह रहे हैं कि वसंत ऋतु के जब आगमन होता है तो उस समय चारों तरफ हरे हरे पेड़ पौधे दिखने लगते हैं। पेड़ों पे जो पतझड़ के बाद का ऋतु है वसंत, उसमें वसंत के आगमन के समय सारे पेड़ पौधे नए नए पत्ते खिल जाते हैं, नए नए पत्ते निकलने लगते हैं, रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। तो कवि इस वसंत के आगमन की चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी वसंत के आगमन के समय जो कलियां अभी सोई हुई हैं, अलसाई हुई हैं, इस कलियों पे मैं अपना मृदुल कोमल हाथ फेर करके और उनको जगह एक प्रत्युष मनोहर सुंदर से सवेरे में उनको मैं जगाऊंगा। यानी कि इस फूलों के माध्यम से, इस कलियों के माध्यम से कवि यह बताना चाह रहे हैं कि लोक कल्याण की भावना प्रकट कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि वे अपने जीवन में वसंत के आगमन से अत्यंत उत्साहित और प्रफुल्लित हैं। वसंत के आगमन से प्रकृति में चारों ओर खुशी का वातावरण हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा, अर्थात उनके मन में नवीन उत्साह, कोमल भावनाओं का संचार हुआ है। अगली पंक्ति है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बता रहे हैं कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, मतलब कि जो पुष्प अभी आलस्य भर से सोए हुए हैं, उनको उनके अंदर से मैं उनके आलस्य को खींच लूंगा
अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, और मैं अपने जीवन रूपी अमृत से उनको सहर्ष मतलब खुशी पूर्वक उनको सींच दूंगा। यानी कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि हताश और निराश युवा वर्ग को गतिशील बनाने के लिए और उनको कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अपने कोमल हाथों को फेर कर उनमें नई ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं। यानी कि कवि आज के वर्तमान के युवा वर्ग को उनको गतिशील मतलब उनको की कर्तव्य मार्ग पे लाना चाहते हैं कि जो आज के युवा वर्ग में जो आलस्य भरा हुआ है, उस आलस्य को मैं खींच करके और उनके जीवन में नया उमंग, नई ऊर्जा का संचार अपने हाथों के द्वारा करना चाहता हूँ। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि नींद से अलसाए हुए पुष्पों अर्थात देश के नवयुवकों को अपने जीवन रूपी अमृत से सींचने की बात कहते हैं। कवि पुष्पों के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं। वह देश के निराश युवा पूरी पीढ़ी में आशा व उत्साह का संचार भरकर उन्हें कर्म निष्ठ बनाना चाहते हैं। कवि की दृष्टि आशावादी है, इसलिए वह कहते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। यानी कि इस पूरी कविता में कवि ने यह बताया है कि हमें हमेशा आशावान रहना चाहिए, हमें किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं चाहिए, अपने कर्तव्य पथ पे चलते रहना चाहिए, कभी अपने अंदर निराशा का भाव नहीं लाना चाहिए। यही बात कवि ने इस कविता के माध्यम से, इस वसंत ऋतु के माध्यम से वर्तमान समय के युवा पीढ़ी को समझाना चाहते हैं। इसके बाद आप कि इस कविता में आए हुए कुछ जो कठिन शब्द हैं उनका शब्दार्थ मैं यहाँ दे रहा हूँ, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा। कविता में आया है एक कठिन शब्द, अभी न होगा मेरा अंत। अंत का मतलब समाप्ति। उसके बाद आया है मृदुल। मृदुल का मतलब कोमल। वन, वन यानी कि जंगल, और यहाँ जंगल से मतलब है कि जीवन रूपी वन। पात, पात मतलब पत्ता। गात, गात मतलब शरीर। अगला है स्वप्न, स्वप्न मतलब कि सपना। कर, मृदुल कर यानी कि कर मतलब हाथ। मृदुल मतलब कोमल, कर मतलब हाथ यानी कि कोमल हाथ। निद्रित मतलब कि सोया हुआ। अमृत मतलब कि सुधा। प्रत्युष मतलब कि सवेरा, प्रातः काल यानी कि सुंदर सवेरा। लालसा मतलब इच्छा। तंद्रालस मतलब कि नींद से अलसाया हुआ यानी कि आलस्य से भरा हुआ। सहर्ष मतलब कि प्रसन्नता पूर्वक। और द्वार मतलब कि दरवाजा। अनंत मतलब कि जिसका अंत कभी नहीं हो सकता। मनोहर मतलब सुंदर, मन को हरने वाला। अब इसके बाद आपका क्लास वर्क है, ध्वनि पाठ के कवि का नाम लिखिए। यानी कि इस कविता के कवि का क्या नाम है उसको लिखना है। दूसरा प्रश्न है आपका, वन और निद्रित कलियां किसके प्रतीक हैं? वन और निद्रित कलियां किसके प्रतीक हैं? इन दो प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न है कि ध्वनि पाठ के कवि का नाम क्या है?
यानी कि ध्वनि पाठ के कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। वन और निद्रित कलियां किसके प्रतीक हैं? वन कवि के जीवन रूपी उपवन का और निद्रित कलियां आलस्य में डूबे हुए नवयुवकों का प्रतीक है। यानी कि निद्रित कलियों के माध्यम से कवि वर्तमान युग के युवा पीढ़ी को बताना चाहते हैं, इसलिए निद्रित कलियां युवा पीढ़ी या नवयुवकों का प्रतीक है। अब आगे आप लोग को गृह कार्य दिया जा रहा है, इसको आप लोग कॉपी में करेंगे। पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? मतलब कवि को ऐसा क्यों लग रहा है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? क्योंकि कवि जो है वो हमेशा आशावान है, उसके जीवन में वो हमेशा अपने जीवन में निराशा नहीं लाना चाहता है। वो हमेशा आशावादी दृष्टिकोण से अपना कर्तव्य पथ पे चल रहा है। दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? तीसरा प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए या दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? ये आपका 3 प्रश्न है, तीनों को आप लोग करेंगे। यहीं तक आपका इस पाठ का समाप्ति होती है। धन्यवाद।